नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चाट मोजो की वीकली वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अभिषेक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम दिवाली से एक दिन पहले हम वेडनेसडे के दिन ना एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी अभी गिरावट है, लेकिन उनमें भी गिरावट होगी डेफिनेटली। बट क्योंकि उनका कोर बिजनेस अच्छा होगा तो हम उस पर चार्ट स्टडी करेंगे और उसमें से हम कुछ बेहतरीन काउंटर एक बार निकालेंगे और वो फिर हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। अभिषेक भी रहेंगे उसके अंदर, फंडामेंटली हम उसके ऊपर अपडेट रखेंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हो रही है। जियोपॉलिटिकल इशू फिर से आ गया है। जो फ्राइडे के नाइट में अगर हम देखें, जो न्यूज़ निकल के आई, फिर से ईरान इसराइल का मसला अब वापस बन गया है। तो इसराइल ने ईरान के कैपिटल के अंदर एक बार देख रहे हैं कि अटैक किया है और अब वहाँ पे फिर से बात ये चालू हो जाएगी कि सामने ईरान फिर से क्या अटैक करेगा। तो आई थिंक क्रूड के ऊपर थोड़ा बहुत हमें स्पाइक देखने मिल जाएगा मंडे के ओपनिंग सेशन के अंदर। और यहाँ पे क्रूड ऊपर पे 78 के आसपास तक एक बार जाना चाहिए और वो अगर ब्रीच करेगा तो 80 81 के लेवल फिर ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत टेंशन फिर से बन रहा है। निफ्टी की बात करते तो लास्ट वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो हम बोल रहे थे कि माइनर नेगेटिव टू कंफ्यूजन का अभी भी साइन है। उस टाइम पे हम एक बार 25,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। अब अगर हम देखते तो ये पूरा हफ्ता हम वन वे नीचे गए। अगर आप हमारा डेली वीडियो भी देखते हैं तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि अब माइनर नेगेटिव टू नेगेटिव हो चुका है सेंटीमेंट। और उस हिसाब से हमने कई सारे काउंटर पे भी चार्ट पैटर्न डिस्कस किए और चार्ट स्टडी देखी जिनके अंदर थोड़ा बेरिश माहौल बन सकता है। अब दोस्तों, इस हफ्ते के लिए क्या लग रहा है, खासकर ये दिवाली वाला हफ्ता है। बट एफआई की सेलिंग लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे वीकली वीडियो में, तब लगभग 80,000 करोड़ की थी, लेकिन अब जाके नियर 1 लाख करोड़ की एफआई की सेलिंग हो गई है और ये अभी तक की हाईएस्ट सेलिंग है। इतना तेजी से एफआई है जल्दी बेचते नहीं हैं, और एफआई अगर जल्दी कुछ बेच रहे हैं तो उनका कोई रीज़न हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं तो एक तो वॉर का जो ये सिचुएशन है, वहाँ पे एक एंगल बन सकता है कि एफआई कुछ ज़्यादा डेंजर प्रेडिक्ट कर रहे हों, या फिर इलेक्शन है यूएस के अंदर 5 नवंबर के। तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ वहाँ पे पहले ही एस्टिमेट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रम्प वहाँ पे विन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बॉन्ड यील्ड फिर से शार्पली राइज कर सकती है, या फिर अगर हम अपनी अर्निंग ग्रोथ देखें इंडियन कंपनी की तो उधर भी डेंट आते हुए दिखाई दिया है। तो अब ये 3 फैक्टर में से इसके अलावा अगर हम देखें तो एक फैक्टर और है जो कि सेबी काफ़ी सारे रूल्स को स्ट्रिक्ट कर रहा है इन दी एफएनओ सेगमेंट। और ये 3-4 जो रीज़न है, इनमें से कौन-सा ट्रिगर कर रहा है इतनी मेजर फॉल, ये एक तरीके से नहीं कह सकते। इसमें एक और रीज़न अगर हम मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स देखते हैं, तो आता है कि चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो अब ये जो रीज़न बने हुए हैं, इनमें से कौन-सा रीज़न एक रीज़न है या काफ़ी सारे रीज़न बन के ये जो सेलिंग है वो ट्रिगर कर रहे हैं, इसका एग्ज़ैक्टली तो कोई पता नहीं लगा सकता, सब एस्टिमेट ही कर रहे हैं। बट हमें चार्ट देख के क्या लगता है, ये हमें क्लैरिटी रहती है। तो हमें क्लैरिटी मिली ये जब स्लोप मैंने ड्रॉ किया था, जिस दिन ये स्लोप के नीचे बंद हो गया 25,000 के नीचे, क्योंकि एक वीक पुल बैक देखने मिला। दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर काफ़ी कॉमनली हम यूज़ करते हैं जब वन वे फॉल होता है और एक वीक पुल बैक मिलता है। उसके बाद का जो ब्रेकडाउन होता है वहाँ से फिर डाउन साइड का कॉन्फिडेंस बनता है। इसलिए आप अगर हमारी वीडियो देखते हो तो जिस दिन ये जो एक मैंने लाइन बनाई है, जिस दिन ये इसके नीचे गया था, उस टाइम पे हम समझ गए थे कि अब जो बायस है वो पॉजिटिव जरा भी नहीं रखना, या तो न्यूट्रल या माइनर नेगेटिव या तो मेजर नेगेटिव, और कन्फ्यूजन का एक बार साइन बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव तो ज़रा भी नहीं बनेगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वन वे फॉल हुआ। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3-4 कैंडल थे, यहाँ पे अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होता है और इस वजह से थोड़ा सा वेट करके आइडिया लगता है। सेकेंडली, अगर हम बुलिश नहीं रहते लेकिन रिवर्सल काउंटर एक बार एक्सेप्शन निकल के आ जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार फॉलिंग मार्केट के अंदर कोई रिवर्सल काउंटर के अंदर पैटर्न अच्छा बनता है तो वो एक बार डिस्कस हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे
लेवल क्या देखने मिलेंगे अब, क्योंकि इतने सारे रीज़न हैं और ख़ासकर अभी मंडे को मार्केट जो है वो इज़राइल का ये जो नया अटैक है उसको फैक्टर करने की कोशिश करेगा। अगर हम यूएस के अंदर प्रेसिडेंट का अगर वहाँ पे करंट जो है उनका अगर स्पीच देखते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर पहले से ये अंदेशा था कि अटैक होगा, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल रिजर्व पे नहीं होगा। तो अब मार्केट किस हिसाब से इसको लेगा, क्योंकि न्यूक्लियर और ऑयल साइट पे मेरे हिसाब से नहीं हुआ है जितना हम न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन मिलिट्री का जो उनके हम देखते हैं कि मिलिट्री एरिया जो है वहाँ पे एकदम एक बार अटैक हुआ है। तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आएगा? क्या इसको मार्केट जो है पहले से ही फैक्टर कर चुका था कि अगर क्रिटिकल एसेट के ऊपर, हालांकि मिलिट्री भी क्रिटिकल ही आता है, तो ऑयल और न्यूक्लियर जो उनके ठिकाने थे उसको एग्जाम करके बाकी जगह अगर ये हमला हुआ है इसराइल की तरफ से, तो मार्केट इसको कैसे लेगा ये तो मंडे ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को फिर भी हम थोड़ा नेगेटिवली लेके चलते हैं, और अभी संडे के दिन फिर से क्या कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर काफ़ी हम एक बार ऑब्जर्वेशन रखेंगे। बाकी निफ्टी पे टेक्निकली अगर 24,000 का लेवल टूट जाता है जो कि हमने फ्राइडे के सेशन के अंदर होल्ड किया है, तो इमीडिएटली मेरे हिसाब से 23,900, क्योंकि ये एक लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि ये जो 23,900 का लेवल है ये आपको देखने मिला था 5 अगस्त के दिन। तो ये आ जाएगा आपका इम्पोर्टेंट लेवल, और अगर ये ब्रीच हो जाता है तो मेरे हिसाब से 23,750, तो दोस्तों लेवल काफ़ी नीचे आएगा। 23,750 पे फिर मेरे हिसाब से एक लेवल बनेगा जहाँ पे निफ्टी थमना चाहिए फाइनली, अगर पैनिक बनता है कल तो। और अगर ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। देखो ट्रेंड के अंदर ज़रूरी नहीं कि अगर एक प्राइस फॉल कर रहा है तो हम एग्जैक्टली उसको यहाँ पे पकड़े, ठीक है। एक बार उसको पुल बैक देने देते हैं। पुल बैक के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है उसका अंदाजा हमें लगाना होता है। अगर लगता है कि ये पुल बैक के अंदर स्ट्रेंथ बन रही है, तो फिर हम लेटर इस पॉइंट पे हम ऐड कर सकते हैं या हम अपना पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, ना कि इस पॉइंट पे। क्योंकि पहले भी एक बार जब डिप दिया तो इसने ब्रेक डाउन दिया, सेकंड टाइम डिप दिया, अगर यहाँ पे प्लस होता फिर ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पे अगर हम फिर बॉटम पकड़ने की कोशिश करते, क्या पता फिर पैनिक आ जाए और फिर से हम नीचे चले जाए। तो कभी भी हमें अगर ये पैनिक सिचुएशन होती है तो एक थोड़ा बेस फॉर्म होने का इंतजार करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे ही भले ही हमें छोटा बेस भी दिखे, या फिर उसके पुल बैक की स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये दोनों में से एक चीज़ पता चल जाए तो उसके बाद एक बार व्यू बना सकते हैं। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है हमारी ऑडियंस के लिए, तो मैंने क्या किया है, ये चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बना दिया है। अब अगर मार्केट को ऊपर रिवर्सल देना है शार्प, या जिस भी एंगल से देना है, अगर बहुत ही अगर हम कहेंगे कि वीक पुल बैक होगा तो ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा मार्केट। अगर शार्प पुल बैक होगा तो ही ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है ये क्रॉस होगी। तो जब भी ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निफ्टी अटेम्प्ट करेगा जाने की, तब हम सोचेंगे एक बार, क्लोजिंग का हम वेट करेंगे और फिर हम सिचुएशन देख के यहाँ पे फिर हम सोचेंगे कि जब भी ये लाइन को क्रॉस करे कि एक बार टेम्पररी ये जो डाउनफॉल का प्रेशर है वो खत्म हुआ है। अब क्योंकि एफआई लगातार सेल कर रहे हैं तो इस बीच थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रियम करना। इसके लिए बेहतर है कि चार्ट के ऊपर हम थोड़ा भरोसा रखें और चार्ट जैसा बताता है उस हिसाब से जाए। और इस वजह से इस वीक का जो बायस बनेगा वो अगेन नेगेटिव बायस बनेगा, क्योंकि इतने सारे न्यूज़ फ्लो हैं, काफ़ी सारे काउंटर के अंदर करेक्शन डीप है। इंडसइंड बैंक के वीक रिजल्ट आए थे तो लगभग 20% गिर गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं एफएमसीजी के अंदर वीक रिजल्ट आए थे तो वो गिर गया। उसके बाद डिक्सॉन के अगर हम देखते हैं रिजल्ट थोड़े अच्छे थे, लेकिन वो भी गिर गया लास्ट फ्राइडे के सेशन के अंदर। तो काफ़ी सारे काउंटर के रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन उसके अंदर फ्री फॉल बन जाता है। ये फ्री फॉल इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑलरेडी एफआई की जो सेलिंग प्रेशर है उससे एक, अगर हम कहते हैं कि बाइंग उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सब मार्केट पार्टिसिपेंट जानते हैं कि एफआई जो भी भाव मिल रहा है उस पर बेच देते हैं। उसके बाद वो जो सेलिंग आती है, टेम्पररी साइडवेज होता है मार्केट 1 से 2 दिन के लिए, फिर से वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक ये लोअर लो लोअर हाई का जो अब ये मूव बना है वो
वो जारी रहेगा, तो मेरे हिसाब से तब तक हमें लॉन्ग साइड का ज़्यादा व्यू नहीं देखना चाहिए, एटलीस्ट फ्रेश ब्रेकआउट साइड। लॉन्ग साइड इन सेंस ब्रेकआउट साइड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के अंदर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा मार्केट ब्रेथ काफ़ी वीक हो चुका है, तो इस टाइम पे ब्रेकआउट के अंदर फेलियर बहुत ही ज़्यादा होंगे। भले ही नीचे के साइड ब्रेकडाउन अगर आप कैच करने जाओ तो क्विक रिवर्सल में एसएल हिट हो जाए, लेकिन हमें अपने मार्केट डायरेक्शन के साथ रहना चाहिए। अब हमने सारे लेवल देख लिए डाउन साइड के हिसाब से। ऊपर के हिसाब से क्या हो सकता है दोस्तों, अगर पता चलता है कि मार्केट खुश हो जाए कि भाई इसराइल ने न्यूक्लियर साइट और ऑयल रिजर्व को छोड़ दिया ईरान के, तो क्रूड नीचे आ जाए उसके बाद, और अगर ये चीज़ होती है तो मार्केट भी बोलेगा कि ठीक है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो सॉल्व हुई, लेकिन अपने मार्केट के अंदर एफआई की सेलिंग फिर भी रहेगी। तो अगेन वो एफआई के सेलिंग के नंबर इंपॉर्टेंस काफ़ी रहेगा उस नंबर का, और वो अगर थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे तो फिर एक बार कुछ चांस बनेगा। फिर भी एक लेवल है अब जो निकल के आएगा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए, वो रहेगा 24,600। 24,600 काफ़ी ऊपर का लेवल है, लगभग 400 पॉइंट ऊपर। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बार अपस्विंग बनेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल काफ़ी कम है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया 51,000 का। हमारे इंट्राडे वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे 51,000 अगर ब्रीच होगा तो 50,500 और 50,000 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। अब आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आए हैं। आईसीआईसी के बैंक के अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ तो वहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट ने पहले ही उसको एक बार प्रीएम्प्ट किया रहेगा। अब क्योंकि नंबर वहाँ पे सही है, कुछ कुछ मायनों में तो काफ़ी सही है, लेकिन फिर भी हमें मार्केट का व्यू देखना होगा कि मार्केट उसको किस हिसाब से लेगा। अगर मार्केट उसको ज़्यादा पॉजिटिवली लेगा तो आईसीआईसी बैंक के अंदर गैप अप करवा देगा, और फिर थोड़ा बहुत हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल देखने मिल जाएगा। लेकिन इस रिवर्सल के अंदर मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को भी अभी अवॉइड करना चाहिए। बैंक निफ्टी पे लॉन्ग ट्रेड अब जब भी बनेगा जब 52,500 के ऊपर जाएंगे। इस बेस के ऊपर जब हम ब्रेकआउट देंगे तभी हमें कोई अपसाइड की व्यू सोचनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नहीं तो चॉपीनेस बन सकता है, और इस चॉपीनेस के अंदर फंसने के चांसेस बन जाएंगे। अब दोस्तों नीचे के साइड का क्या, अगर मार्केट उसको नेगेटिव या फिर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेता रिजल्ट को, तो क्या होगा 50,000 ब्रीच होने के बाद मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल आपका बनेगा 49,000 का सीधा। तो 49,000 का ये लेवल है। इस बीच 49,500 पे थोड़ा होल्ड हो सकता है, साइडवेज फ्लैग या कुछ पेनेंट या ट्रायंगल टाइप पैटर्न बना सकता है इंटरडे 5-15 मिनट चार्ट के अंदर। बाकी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे हमने राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन बताया था डेली, हमारे जो भी डेली व्यूअर्स हैं। और जब ये ब्रेक यहाँ पे आ गया था काउंटर मंडे के दिन, जब हमने देखा ये फॉल बना है, तो हमने तुरंत एक राइजिंग चैनल का बताया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है, और वो ब्रेकडाउन के बाद लगभग मूव जारी है। दोस्तों ये राइजिंग चैनल का जो फॉल हुआ है, इसका जो लेवल आएंगे डाउन साइड पे, जो अगर हम देखते हैं और चार्ट स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि लगभग 53,375 मतलब 53,500 का लेवल है डाउन साइड पे। अब मिड कैप निफ्टी अगर फिर से 54,800 के नीचे चले जाता है तो सबसे पहला लेवल 54,000 दिखाएगा, और फिर अटेम्प्ट करेगा 53,500 तक पहुंचने की। अब दोस्तों इस बीच यूएस मार्केट के अंदर अगर अगेन जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ब्रेकडाउन हो सकता है। जिस हिसाब से सिचुएशन लग रही थी, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, अगर हम इनका चार्ट देखें, ये वन वे ऊपर है, डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड वन वे ऊपर है, और डाउ भी ऊपर वन वे था और नया ब्रेकआउट देने की यहाँ पे तैयारी कर रहा था। लेकिन जिस दिन यहाँ पे ये वापस अपने राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे हमें लगा कि अब डाउ के अंदर भी ब्रेकडाउन पॉसिबल है, तो डाउ के अंदर ब्रेकडाउन बना। फ्राइडे के सेशन के अंदर फिर से ये कमज़ोर बंद हुआ। अब इंपॉर्टेंट डाउ के लिए है 41,800। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आते ही मेरे हिसाब से डाउ जो है वो इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, सी दिस। तो 41,800 जैसे ये ब्रीच होगा, ये ट्रेंड लाइन भी आपका ब्रीच होगा, तो वो निकलते ही आपको सीधा देखने मिलेगा इसके अंदर 41,000 का लेवल, और उसके बाद 40,000 का लेवल। तो ये दो लेवल ऐसा लगता है कि डाउ के चार्ट पे
बन सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है अगर होल्ड नहीं होगी, दो चीज़ यहाँ पे हमको ब्रेकडाउन दिखाई देगी। एक तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन ब्रेक होना, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का भी ब्रीच होना और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का भी ब्रीच होना। तो दोस्तों यहाँ पे हम जरूर ध्यान रखेंगे मंडे को जब डाउ फ्यूचर ट्रेड करेंगे, यहाँ पे अगर वीकनेस बढ़ती है तो 41,800 अगर ब्रीच होता है तो यहाँ से फिर नेगेटिव संकेत मिलेंगे। बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। और ब्रेंट की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग पे ही बताया था कि अगर वॉर के रिगार्डिंग इसको नेगेटिव लेंगे, आई मीन नेगेटिव फॉर द इक्विटी और बाकी सारे मार्केट, लेकिन ब्रेंट के लिए पॉजिटिव होगा तो 78 जा सकता है। गोल्ड सिल्वर वैसे ही ब्रेकआउट में है, और हमने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाया ही है गोल्ड सिल्वर पे। यहाँ पे आउटलुक काफ़ी बुलिश है, और जो रिसेंट हमें जियोपॉलिटिकल इशू आते हुए दिखाई दिया है, ये इसके अप मूव को फ्यूल कर सकता है। तो गोल्ड पे 2800 इमीडिएटली लग रहा है कि अगर एक स्मॉल कंसोलिडेशन, स्मॉल फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर पोल भी बन गया है, और यहाँ पे अगर कुछ फ्यूल करता है तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर देगा। सिल्वर की बात करें तो ये हॉल्ट हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये भी गोल्ड के साथ ऊपर चले जाएगा, और 35 ब्रीच करने के बाद 37-38 की तरफ बढ़ेगा। अब दोस्तों ये हो गया मार्केट के ऊपर डिटेल अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, और ज़रूर आप कमेंट में लिख के बताइए कि हमारे वीडियो अगर आपको हेल्प कर रहे हैं। अब दोस्तों काउंटर के ऊपर चलते हैं। जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, क्योंकि हम एक ही वीडियो बनाते हैं फॉर मंडे एंड ऑल्सो फॉर फंडामेंटल। अब क्योंकि अभिषेक आज जुड़ नहीं पाए, तो हम दिवाली के एक दिन पहले हम वो वीडियो बना के एक बार पब्लिश कर देंगे, जिसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, चार्ट स्टडी करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे डेली व्यूअर्स भी हैं, जो मार्केट के ऊपर अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे काउंटर थोड़े निकल के आते हैं फिर से। और थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम काफ़ी सारे एफएनओ काउंटर को स्कैन करेंगे, तो वो स्कैन करने के बाद पता चलता है कि काफ़ी सारे काउंटर ऑलरेडी काफ़ी नीचे हैं, लेकिन जो काउंटर स्ट्रांग है उसमें कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन बन रही है। अब इसमें से एक काउंटर था जिसपे हम भी बुलिश थे काफ़ी, वो था रेफ्रिजरेंट सेगमेंट, ठीक है, या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो गुड्स थे। लेकिन यहाँ पे अब एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये पैटर्न हम बोलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। हमने नॉर्मल कप एंड हैंडल देखा है। नॉर्मल कप एंड हैंडल ऐसा होता है, और हमें ब्रेकआउट मिल जाता है नॉर्मल कप एंड हैंडल से। तो इसे कप एंड हैंडल बॉटम बोल देंगे अगर ये नीचे के साइड बनेगा इस तरीके से। और अगर ये कंटिन्यूएशन में बनेगा कप एंड हैंडल, तो इसे हम बोलते हैं कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन। लेकिन ये पैटर्न की एक खास बात है कि ये टॉप में भी इनवर्स उल्टा तरीके से बन सकता है, और जब ये उल्टा बनता है तो ब्रेकडाउन के संकेत देता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ इस मार्केट कंडीशन में, क्योंकि ये भी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फर्स्ट टाइम देखा है। आई एम इन द मार्केट लगभग 8 साल हो गए, लेकिन ऐसी एफआई की फोर्सफुल सेलिंग काफ़ी रेयर है। आई मीन फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, और इस वजह से काफ़ी सारे जो सपोर्ट है वो ब्रीच हो जाते हैं। यहाँ पे भी 2-3 बार हमें सपोर्ट देखने मिलता तो है, लेकिन अगर काउंटर 1735 के नीचे गया तो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बनेगी ऑन वोल्टास। भले ही ये फंडामेंटली अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, काफ़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन पैटर्न हमें जो सजेस्ट कर रहा है, अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा, हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट के साथ ही करते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने गट फीलिंग पे जाए, तो अभी मार्केट ट्रेंडी है तो थोड़ा इजी हो जाता है गट फीलिंग पे भी काम करना, लेकिन आगे जाके मुश्किल हो जाती है। इस वजह से टेक्निकल पैटर्न पे ही स्टिक टू करेंगे। स्ट्रॉन्ग काउंटर है ये हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनको भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आती है, तो इसके अंदर प्ले फिर बनाया जा सकता है। तो इसमें 1735 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर हमने पहले भी स्टडी की थी। हम देख सकते हैं कि पहला जो हमने राइजिंग वेज किया था, जो स्टडी हमने चार्ट स्टडी की थी, तो ये राइजिंग वेज अगर मैं देखूं तो राइजिंग वेज का ने अपना काम किया, और जितना राइजिंग वेज का डिस्टेंस होता है वो देखने मिला। उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न बना। अच्छा, रेक्टेंगल पैटर्न हमको लग रहा था ब्रेकडाउन, ये एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये रेड बन गया। तो इधर हमने सोचा कि 1565 के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। वहाँ पे कुछ ट्रिगर मिला नहीं, नीचे गया। रिजल्ट आने वाले दिन गैप अप के साथ सीधा ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे
हम देख रहे हैं कि काउंटर ने अपना रेक्टेंगल का भी जो डिस्टेंस था वो ट्रेवल किया है। अब देखते हैं कि फिर ये पैटर्न के साथ क्या होता है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड CNH। बाकी हमारा काम है रिस्क मैनेज करना। अगर काउंटर नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ज़रूर CNH टाइप जैसे ये पैटर्न बनता है इन्वर्टेड, उस हिसाब से जाएगा। अब दोस्तों ये फिलहाल एक ही काउंटर है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, वोल्टास इन्वर्टेड CNH। और स्ट्रैटेजी के थ्रू नेकेड काम कुछ नहीं करना होता इस मार्केट के अंदर, क्योंकि इतनी एग्रेसिव FI सेलिंग है। और जो भी कारण है, कौन से कारण कब ट्रिगर अभी हो रहे हैं, चल रहे हैं, कल जाके कुछ और नया रीज़न आ जाए, इस वजह से इसको थोड़ा एक बार स्ट्रैटेजी के थ्रू, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू जो जिनको भी आता है वो इसके अंदर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज का। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।